नमस्ते मित्रों, कलर्स ऑफ इमोशंस के हमारे इस चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि हर बार हर श्रृंखला के अंदर हम कुछ ऐसा लेके आते हैं जो हमारे निजी जीवन से संबंधित होता है, जो समाज से संबंधित होता है, इसी प्रकार आज का विषय भी ऐसा है जो इस पूरे समाज से संबंधित है, जिस समाज के अंदर हम रहते हैं। विषय है दहेज। यूं तो दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध हैं, लेकिन फिर भी हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में दहेज लिया भी जाता है और दहेज दिया भी जाता है। सब जानते हैं तब भी दहेज लेते हैं, और सब ये भी जानते हैं कि दहेज नहीं देना चाहिए तब भी दहेज देते हैं। कुछ इसलिए देते हैं कि उनका सामर्थ्य है कि वो अपनी बेटी को दहेज देना चाहते हैं, उससे उन्हें संतुष्टि होती है, वो खुशी शेयर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते उनकी बेटी को कोई दुख हो, वो चाहते हैं वो सारी सुख सुविधाएं जो उनके परिवार में उनकी बेटी के पास थी, वो सारी की सारी सुख सुविधाएं दूसरे परिवार में जाकर भी कम ना हो जाएं। और उस चीज की भरपाई करने के लिए सभी माता पिता अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार और कई बार अपने सामर्थ्य से बढ़कर भी अपनी बेटी को दहेज देते हैं। वो बात अलग है कि दहेज का नाम बदलकर अब उपहार हो गया है। हम उसे ये कहते हैं कि वो गिफ्ट्स हैं जो माता पिता के द्वारा मिला। लेकिन ये गिफ्ट्स क्या हैं? बेटी को दिए जाने वाला, माता पिता के द्वारा दिया जाने वाला सारा ही जो उपहार हैं, जो सामान है, वो अगर हम इनडायरेक्ट रूप से देखें, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ देखें, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम दहेज दे ही रहे हैं। हम इसे नकार नहीं सकते। अब यह बात आती है कि हमने दहेज दिया, बिटिया के माता पिता ने दहेज दिया और बेटे के माता पिता ने दहेज लिया। दोनों ने अपने अपने हिस्से का काम किया। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लड़के वाले अक्सर ये कह के दहेज नामक वस्तु को उपहार मानकर एक्सेप्ट करते हैं कि देखो जी, हमने कुछ नहीं लिया, आपकी इच्छा है, आप अपनी बेटी को जो देना चाहते हैं दे सकते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर ये जो स्टेटमेंट है, ये कहना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी बेटी को जो देना चाहते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, क्या आप इस बात से मेरा सहयोग करते हैं, इस बात को मानते हैं? इस बात में आपका विचार मेरे विचार जैसा ही है कि ऐसा कहना क्या इस बात का सूचक है कि वो सच में दहेज लेना नहीं चाहते, उन्हें लड़की वालों से कुछ नहीं चाहिए? या आप ये मानते हैं कि ये चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करने का तरीका है जिससे दहेज लेने की प्रवृत्ति भी शांत हो जाए, उन्हें दहेज मिल भी जाए और वो ये भी कह पाए कि हमें तो दहेज नहीं चाहिए। जब तक हमारे सामाजिक परिवेश में हम इस प्रकार की मानसिकता को हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, हम ये प्रयास नहीं करेंगे कि बेटी को लेते वक्त, एक बहू को घर में लाते वक्त हमारे मन में जो छुपी हुई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इच्छाएं होती हैं कि हाँ वहाँ से क्या मिलेगा, ये मानसिकता हमें अपने दिमाग से निकालनी होगी। हमारे दिमाग का वो कक्ष में खाली करना होगा जहाँ दहेज लेने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप के अंदर स्थापित है, व्याप्त है, और हम उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि वो माता पिता जो ये कहते हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी बेटी को कुछ भी देना चाहते हो, उसे देने के लिए आप स्वतंत्र हो, उसके लिए मनाही नहीं kरेंगे, आपकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं, आपकी बेटी है, आपका मन है। इसका मतलब है ये एक प्रकार का गेम प्लान है। ऐसा कहने वाले लोग दहेज लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि सामाजिक परिवेश के अंदर कहीं पर उनके ऊपर ये आरोप लगे कि उन्हें दहेज चाहिए। इसलिए वो अपनी स्टेटमेंट देके सामाजिक परिवेश के अंदर, सामाजिक पृष्ठभूमि के अंदर अपनी छवि को बढ़िया बनाना चाहते हैं, सही स्थापित करना चाहते हैं कि हमने तो मना किया था, जो भी दिया इन्होंने अपनी मर्जी, अपनी स्वेच्छा से दिया। वही स्थिति लड़की के माता पिता की है। हाँ, आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो, कुछ माता पिता तो ऐसे हैं कि उनके पास दहेज देने के लिए या बेटी को गिफ्ट देने के लिए आर्थिक सुलभता नहीं होती है,
क्योंकि बेटी की एजुकेशन के अंदर ही काफ़ी पैसा खर्च चुके होते हैं, और जब बेटी का कमाने का वक्त आता है, जब वो कमाने लगती है, तब तक माता पिता ये निर्णय ले चुके होते हैं कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, अब इसकी आयु विवाह करने की हो गई है। और क्योंकि भारतीय परिवेश के अंदर विवाह करने का निर्णय भी कब करना है, कब आयु उपयुक्त हो गई है, माता पिता अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, अपना दायित्व मानते हैं। तो बेटी जैसे ही आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है, फिर माता पिता को ये चिंता सताने लगती है कि अब विवाह करो। यानी कि बेटी के ऊपर जितना भी उन्होंने धन लगाया, व्यय किया, उसको एक एजुकेशन दी, उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, उसके बाद में जब उसका कमाने का, अर्न करने का सिलसिला शुरू हुआ, तब तक वो दूसरे परिवार में उसे भेज दिया जाता है। अब आप ही देखिए, अगर हम माता पिता के दृष्टिकोण को देखें तो उन्होंने पहले बेटिया को पढ़ाने लिखाने, उसको योग्य बनाने में धन खर्च किया, और जैसे ही वो योग्य बनी तब वो दूसरे परिवार में जाकर उस परिवार का अंग बन गई, और उसकी अपनी जो भी अर्निंग्स थी, उसका जो भी अर्थ था, वो उस दूसरे परिवार में जहाँ वो बहू बन के गई है वहाँ पर व्यय होना शुरू हुआ, क्योंकि वो उसे एक नया परिवार मिला और वहाँ पे उसे अपने आप को स्थापित करना था, उन लोगों को अपना बनाना था, और उन लोगों की भी एक्सपेक्टेशन थी कि हम इस घर के अंदर बहू बना के लाए हैं, तो अब बहू का सब कुछ हमारा। और जो माता पिता जिन्होंने उसे एजुकेट किया, पढ़ाया लिखाया, उनका संबंध तो बस इतना ही था कि विवाह करने तक, पढ़ाने लिखाने तक। उसके बाद बहू क्या कमाती है, क्या करती है, उसकी क्या सेविंग्स है, उसकी अलावा उसका जो श्रम है ना, जो वो फिजिकल रूप में, शारीरिक रूप के अंदर उस परिवार में, वो भी उनका ही है। वो अपने ससुराल में जाकर अगर अपने मायके के बारे में, अपने माता पिता के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है, ये सोचती है कि मैं उनके लिए भी कुछ करूं, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इस चीज़ को कैजुअल लें, उदारता से लें, और ये माने कि हाँ, जैसे बेटे का दायित्व होता है, ऐसे बेटी का भी दायित्व होता है। हमारी इसी मानसिकता की वजह से संबंधों के अंदर कड़वाहट आती है। अगर बेटी का मन है कि वो अपने माता पिता के लिए करना चाहती है, और ससुराल के अंदर इस चीज़ का उसको परमिशन नहीं है, वो लोग बुरा मानते हैं, तो फिर वो छुपकर चोरी से इन सभी कामों को करती है। चोरी करना तो सदैव बुरा है, चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर यम नियम की बात करें तो चोरी करने का निषेध है। चोरी हमारी अंतरात्मा को ही में ही एक भय उत्पन्न कर देती है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि ये उसकी कई बार मजबूरी हो जाती है। घूम फिर की बात यहीं पे आती है कि ऐसी परिस्थितियों को समाज के उस वर्ग के द्वारा जो कि इन हमारी परंपराओं को चला रहे हैं, इनका वहन कर रहे हैं, उन्हें चलाए रखना क्या सही है? क्या दहेज लेना या दहेज देना, दोनों ही दृष्टि के अंदर वो दोनों ही वर्ग जो ले रहे हैं, जो दे रहे हैं, क्या वो सही है? क्या हमें इस चीज़ का शुरुआत, आरंभ नहीं करना चाहिए कि हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम दहेज नहीं देंगे? हमें उपहार देने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि हमने अपनी बेटी को योग्य बना दिया, वो अच्छा कमाती है, वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी है, तो वो इतनी योग्य है कि उसे जो चाहिए वो स्वयं ले सकती है। और अगर जिस परिवार के अंदर हम उस एक स्वावलंबी बेटी को भेज रहे हैं, तो उस परिवार का पुत्र भी तो स्वावलंबी होगा, तभी तो हमने अपनी योग्य बेटी को उसके यहाँ भेजा। वो लोग भी तो अब तक जीवन जी रहे थे, क्या वो आपके साधनों पर भी आश्रित थे? इन चीज़ों पर विचार करने की जरूरत है। मैं मेरे अपने इस कलर ऑफ इमोशंस के चैनल के माध्यम से आप लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा रखे गए इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ढूंढें, आप स्वयं विचार करें कि अगर दहेज देने वाला दहेज दे ही ना, तो क्या लेने वाला दहेज ले पाएगा? दहेज देने से पहले जब दो परिवार आपस में मिलते हैं, अगर बेटी का पिता ये कह दे कि मेरे पास मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को ही आपको दूंगा, मेरी बेटी को मैं अच्छे वस्त्र पहना कर दूंगा, लेकिन मैं साथ में उपहार नामक चीज़ों को इसके साथ नहीं दूंगा, क्योंकि ये इतनी सक्षम है कि अपने लिए जो भी चाहे वो खरीद सकती है। क्या ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि मेरी बेटी आपके परिवार के लिए उपयुक्त है, आप इसका सम्मान कर सकते हैं, अपने परिवार में इसे स्थान दे सकते हैं, तो ये रिश्ता करिए।
अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको सही उम्मीद है कि विवाह के अंदर बिटिया के साथ साथ बहुत सा धन भी आएगा, अलग अलग प्रकार से धन सगन पे दे रहे हैं, वस्तुओं के रूप में दे रहे हैं, ज्वेलरी के रूप में दे रहे हैं, परिवार के लोगों को उपहार के रूप में दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। क्योंकि सम्मान अगर किसी का किया जाता है तो सम्मान के अंदर वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। सम्मान करने के लिए आवश्यकता है कि आप अपने हृदय में उस व्यक्ति का क्या स्थान रखते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके विषय में कितना पॉजिटिव सोचते हैं। सम्मान दिल से किया जाता है, वस्तुओं के देन लेन से सम्मान नहीं होता। ये एक परंपरा है, जिस परंपरा ने आज एक बड़ा ही विभत्स रूप धारण कर लिया है और समाज के वर्ग को अलग अलग स्तर पे पहुंचा दिया है। समाज की बेटियों को असुरक्षित कर दिया है और इतना असुरक्षित कर दिया है कि दहेज जैसी परंपरा से बचाव के लिए हमारे कानून में अनेकों प्रावधान स्थापित कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी बेटियां इससे सुरक्षित नहीं है। तो आइए आज के इस चर्चा के अंदर जो हम सम्मिलित हुए, उसके अंदर जो विचार हमने रखे, जो प्रश्न हमने उठाए, उसके विषय में आपका क्या विचार है वो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, जिससे आपके विचारों का लाभ और लोगों को भी मिल सके। और आपके विचार व्यक्त करने से मुझे कितना लाभ होता है, इसे शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत जटिल और कठिन है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि कलर्स ऑफ इमोशंस के हमारे चैनल के अंदर आप जुड़ के अपने विचारों को बताइए। और विचारों को सिर्फ इसलिए मत बताइए कि ये आपका और मेरा संवाद है, बल्कि विचारों को इसलिए बताइए कि इन विचारों से यदि समाज के अंदर एक हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, समाज को जगा सकते हैं, तो ये इस पूरी सामाजिक व्यवस्था के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। आपकी बेटियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, इस समाज के लिए, और स्त्री का समाज में जो स्थान है उसको बनाए रखने के लिए ये एक आवश्यक कदम है, जिसमें आपको मेरा सहयोग देना चाहिए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग से, आपके लाइक करने से इसका जो प्रचार होगा उससे हम सबका ही लाभ है। इसी के साथ कलर्स ऑफ इमोशंस के इस चैनल के इस एपिसोड से मैं आपसे लेती हूँ विदा। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।